अद्य गुरुवासरः अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी दिनांक 1 जून 2033 भावप्रकाश निघंटु श्रव्य शंखं चक्रं जगन्नां दक्षिणघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिर्द्यां शुकतरुवशं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटिकटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीं निखिलगदवनप्रौढदावाग्नीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत्प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धिमः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्मः प्रथमं तं प्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। भवेच्चव्यन्तु चविका कथिता तथोषणा कणासु कणामूलगुणम सब चव्यम विशेषाद उदशापः। तो चव्य जो है वो उसको चविका और उष्ण ये पर्याय है, और जो पिपली मूल के जो गुणधर्म है वही चव्य में है। विशेषाद उदजापम खास करके अर्श के लिए उपयुक्त इस प्रकार के है। तो इसके बारे में वो फड़के सर ने कुछ भी बहस नहीं की है, दिया ही नहीं है द्रव्य। तो आगे बढ़ते हैं। गजपिप्पली चविकायाः फलं प्राज्ञैः प्रकथिता गजपिप्पली कपिवल्ली कोलवल्ली श्रेयसी वशिरश्च सा। तो चविका का जो फल है उसको गजपिप्पली कहते हैं। उसको कपिवल्ली और कोलवल्ली इस प्रकार से भी, और श्रेयसी वशिर ये भी नाम है। गजकृष्णा कटुर्वात श्लेष्मरुद वन्नी वर्णी में। तो कटुरसात्मक और कफ का वाता और कफ दूर करने वाली और अग्नि को बढ़ाने वाले। उष्णा निहंत अतिसारम श्वास कंठामय कृमि। उष्णवीर्य है और अतिसार श्वास कंठामय और कृमि इनका नाश करने वाली है। संयोग से जो मैंने पिपली करके लगाई थी कोकण में, वो जो गज पिपली निकली, तो बड़ी होने के बाद पता चला कि यह गज पिपली है और यह चविका का फल है। लवली। तो ये लेडनी पिपली और गज पिपली ये अलग अलग इस प्रकार के है। अग्नि दीपन है, कफग्न खास करके है, उष्णवीर्य है और कठोरतात्मक है। तो उस दृष्टि से इसका प्रयोग किया जा सकता है, थोड़ा सा है। चित्रकोनल नामा च पाठिव्यालस्तथोषणः
चित्र का कटक पाके बंधीकृत पाचन लघु। चित्र को सभी दोनों अलग ही है, इसलिए गजब पिप्पली मैंने सोचा था कि पिप्पली का ही बड़ा रूप गजब पिप्पली है, लेकिन ये चविका का फल बताया गया है। पिप्पली में वैसे रसायन गुणधर्म है, लिंडी पिंपली में, इसमें रसायन गुणधर्म नहीं है, ये एक अहम फर्क है। और वर्धमान पिप्पली प्रयोग लिंडी पिंपली का होता है, गजब पिप्पली का नहीं होता। तो इनमें अंतर इस प्रकार का रहेगा। तो अनल नाम जो भी वन्नी ये वगैरह इस प्रकार के अग्नि के नाम है, वो चित्रक को है। तो इससे पता चलता है कि काफी उष्णवीर्य इस प्रकार का है। पाठी व्याल उष्ण ये भी उसके पर्याय इस प्रकार के है। रूक्षोष्ण चित्र का कटुक पाके वंदीकृत पाचन लघु। तो ये कटुक विपाक, कटु विपाक अग्नि करने वाला पाचन और लघु है। रूक्षोष्णो वृक्षोष्ण ग्रहणी कुष्ठ शोथार्षक कृमिकासन। रूक्ष उष्ण ग्रहणी कुष्ठ शोथ अर्श कृमि अवकाश इनको जीतने वाला। तो प्रमुखता से ये इसका कार्य कफग्न इस प्रकार का है। वातश्लेष्म रोग ग्राही वातार्ष श्लेष्म पित्तरुत। हाँ, श्लेष्म पित्तरुत तो थोड़ा अजीब है। तो वात कफ नाशक, हाँ, वातार्षः श्लेष्म पित्तरुत, वातजा अर्श और पित्त और कफ को दूर करने वाला, पित्त को दूर करने वाला है, थोड़ा मुश्किल है इस प्रकार से कहना। अगर ये कुछ विरेचन करता है और पित्त को बाहर निकाल देता है तो ही ये पॉसिबल थोड़ा सा है, लेकिन चित्र काफी योगों में आता रहता है। और विशेषतः अग्नि करने वाला पाचन ये है, इसलिए चित्रोदीपन पाचन इस प्रकार का वहां पे वर्णन किया गया है। तो उस दृष्टि से ये अच्छा है। चित्रका अनलः पीठः व्यालश्च। क्षुपम सर्वत्र रोहति सर्वतस्य च एतानि सुगुच्छयुक्तानि च पुष्पाणि सन्ति। ये केवल श्वेत वर्ण का भी नहीं है, ये थोड़ा वायलेट कलर का भी चित्र का पुष्प दिखाई देता है। मूलत्यत्वक औषधिपर्यासु उपयुक्ता भवति। चित्रक मूलत्वक चूर्णम पंचगुंजामितं सजलम। चित्रक मूलक वाथा कर्ष प्रमाणः। चित्रक सिद्धकृतं कर्ष प्रमाण। वातार्ष श्लेष्म पित्तर, यहाँ भी पाठ वही है। चित्र का तृप्तिघ्न दीपनीय लेखनीय भेदनीय अर्शोघ्नश्च। तो ये इतने गणों में है कि तृप्तिघ्न है, दीपनीय, लेखनीय, भेदनीय, अर्शोघ्न इस प्रकार। चित्र का कटुकः तस्य विपाकः कटुः वीर्यम् उष्णञ्च। रसेन वीर्येण विपाकेन रूक्षगुणेन चित्रकः कफं हन्ति। उष्णवीर्येण वातं शमयति। कटुत्वात् उष्णत्वाच्च पित्तं प्रकोपयति। पित्त श्लेष्म रुत, श्लेष्म पित्त रुत ये ऊपर जो बताया गया है ये काफी मुश्किल है समझाना उसको। तो ये अन्य निघंटु में क्या पाठ आते हैं इस प्रकार का देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। मैं एक बात मैंने काफी बरस पहले शेयर की थी, आज फिर से शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली ग्रंथों के क्रिटिकल एडिशंस में काम करना चाहता था, करने के क्रिटिकल एडिशंस के लिए। ये बात ऐसे ही मैंने दर्शन शंकर को कही, जो बड़ी हस्ती है बेंगलोर में। तो उसने कहा ये तो काम शुरू हो गया है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा कहाँ पे शुरू हुआ है? तो बोला भारत में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में डोमिनिक यूजास्टिक ये कर रहा है। तो डोमिनिक यूजास्टिक मेरा व्याकरण का साहाध्य ही था भागवत गुरु जी के यहाँ। तो वो
यूके में स्थित है। तो मैंने उसको ईमेल लिखा, तो फिर उसका जवाब आ गया कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन करीन प्रेसिन डांस वियन्ना में काम कर रही है। उसने उसका ईमेल एड्रेस दे दिया। तो मैंने उसको लिखा, फिर वो बोली कि मैं कर रही हूँ, और चरक संहिता विमान स्थान का केवल क्रिटिकल डिसीजन हम कर रहे हैं। 3 बरस हो चुके थे उस समय में, और 2 बरस आगे ये कार्य चलने वाला था। तो मैंने पूछा कि आपको आपके भारत में आने की कोई गुंजाइश है क्या? तो बोली नहीं, मैं तो नहीं आने वाली। तो रुत हरण करने वाला, श्लेष्मा और पित्त का निर्हरण करने वाला ऐसा हो सकता है क्या? वही तो मैंने कहा कि हो सक अगर इस प्रकार का है, विरेचन वगैरह कुछ करवाता है, तो ही पित्त रुत का मतलब लगेगा, नहीं तो कुछ उसका संबंध नहीं रहेगा। तो वैसे मैं जर्मनी जा रहा था, और वियना यूएप ग्रुप यूरोप ग्रुप में है, तो शेंगेन वीजा ही सभी के लिए कॉमन है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ सकता हूँ क्या? तो बोले आओ। तो मैं वियन्ना में गया। और फिर उसका एक जो कार्य था वो देखा। वो 3 लोग थे, ये मुख्य थी करीन प्रेसिडेंस, और उसके साथ में एक जर्मन वाला आदमी था, और एक वियन्ना की दूसरी एक लड़की थी। तो उससे जाने के पहले मैंने क्रिटिकल एडिशन क्या होती है ये देखने का प्रयास किया। तो पता चला कि भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में महाभारत के क्रिटिकल एडिशन का कार्य संपन्न हुआ है, और उसको 40 बरस लगे। तो मैंने वहां पे जाकर पूछताछ की, तो पता चला कि उन कार्य करने में से फिर एक ही आदमी जिंदा है, वो भी 85 बरस के है, महेंद्र करके। तो मैं उनसे जाके मिला। तो उन्होंने कहा अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन क्रिटिकल टेक्सचुअल क्रिटिकल नहीं, इंडियन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, ये एक किताब भांडारकर ने पब्लिश की है उस कार्य के आधार पर। तो भांडारकर में ही मिलेगी आपको, और वो पढ़ लेना, तो उससे काफी जानकारी पता चलेगी। तो मैंने किताब खरीद ली। और फिर मुझे फुर्सत नहीं मिली, मैं यहाँ से सीधा वियन्ना में गया। तो जाते वक्त 8-9 घंटे मुझे मिले एरोप्लेन में। तो मैंने किताब काफी पढ़ ली। उसमें से ये पता चला कि जो हस्तलिखित है, उनका आयु लगभग 500 बरस का है। ताड़पत्र करीबन 800-900 बरस तक रहता है, और श्री ताड़ ये जो है बर्मा में मिलने वाला, ये 1200 बरस तक अच्छा रहता है। तो ज्यादातर तो भूर्जपत्र, इसके ऊपर ये हस्तलिखित लिखे जाते हैं। उसका आयु 500 बरस का इस प्रकार का है। तो उसकी नकल होती रहती थी। कि किसी के पास हस्तलिखित है, तो कोई दूसरा आदमी उससे से हस्तलिखित लेके जैसे के जैसे लिख लेता था इस प्रकार से। और ये होते में करीबन 3% अशुद्धियां उसमें घुस जाती थी। अब अगर हम मानते हैं कि चरक का काल कम से कम 3000 बरस पूर्व, ईस्वी सन पूर्व 1000 इस प्रकार का है। तो हस्तलिखितों की कम से कम छठी पीढ़ी है। आज जो हस्तलिखित उपलब्ध हो रहे हैं वो कम से कम छठी पीढ़ी है। तो करीबन 15% इस प्रकार के गलतियां उसमें घुसी हुई होगी, ये एक अनुमान है इस प्रकार से। और क्रिटिकल एडिशन का कार्य ऐसा होता है कि उस टेक्स्ट के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, उन सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेने का। और अभी तो ये
टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो हर मैन्युस्क्रिप्ट से एक वाक्य, एक सूत्र टाइप करने का, जैसा है वैसा ही इस प्रकार, और फिर उसको कंपेयर करने का, वर्ड टू वर्ड करना, वर्ड टू वर्ड नहीं, सिलेबल टू सिलेबल कंपेयर करने का। अंतिम शब्द ही विवादित है, दाह पित्तकृत रक्त पित्तकृत हो सकता है, ऐसा BHU में पढ़ाया जाता है। ओके। हाँ, तो ये दाह पित्तकृत ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो इसके जरिए हर वर्ण को कंपेयर करना है, और फिर जिन मैन्युस्क्रिप्ट्स में समानता है उसको अलग करने का, जिनमें विभिन्नता है, एक भी वर्ण अगर भिन्न है तो उसको अलग रखना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक कंपैरिजन करके मूल संहिता कौन सी हो सकती है इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। अभी करीम परिसंदान ने भारत में से करीबन उस समय में तो 45 थे, बाद में बढ़ते बढ़े 54 इस प्रकार के हो गए भारत के मैन्युस्क्रिप्ट। लंदन से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हुए थे इनमें से, और राजस्थान में ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे, कश्मीर में मिले थे, साउथ में एक भी चरक का मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला। ये बड़ी अजीब बात है। वाघभट के हजारों मैन्युस्क्रिप्ट साउथ में है, लेकिन चरक का एक भी मैन्युस्क्रिप्ट साउथ में नहीं मिला था सरकार। और फिर जब ये पता चला तो अभी जो टेक्स्ट उपलब्ध है वो यादव जी त्रिकम जी आचार्य से एडिट किया हुआ, संपादित किया हुआ है, और उसमें कई पाठ ऐसे हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट में कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये उसका ऑब्जर्वेशन था। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो यादव जी त्रिकम जी आचार्य को कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट मिली होगी जो इनको नहीं मिली थी। या फिर यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने ही खुद उसमें परिवर्तन कर दिया, जो उनको ठीक नहीं लग रहा था, अपने हिसाब से श्लोक वहां पे या सूत्र वहां पे लिख दिए, और परिवर्तित जो है वो शब्द दी। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी यादव जी त्रिकम जी भी नहीं रहे, ये मालूम नहीं है उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है नहीं किया है इस प्रकार। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से शुद्धियां अशुद्धियां इस प्रकार से देखी नहीं जाती, क्योंकि भाषाएं बदलती रहती है। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तमाहुर वार्तिकम, इस प्रकार की वार्तिक की व्याख्या की गई है, और पतंजलि के अष्टाध्यायी के आधार पर वार्तिक कात्यायने रची, और ये रचने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए आज जो हम गलत समझ रहे हैं वो उस काल में ठीक हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये बात रही, तो पता चल रहा है कि आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने खुद ही परिवर्तन किए। आज के जो चरक का मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहा है और वही छपा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है इस प्रकार से। तो अगर हमें सच्ची ढंग से इसके बारे में विचार करना है, तो करीम प्रेसिंगनाथ ने तरीका जो अपनाया था वो बेहतर तरीका है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसके बजाय अच्छा है अक्रॉस द टेक्स्ट जाए, केवल चरक ही नहीं देखे। सुश्रुत में, वाग्भट में, या फिर आगे वाले ग्रंथों में ये अगर ये पाठ मिलता है तो उसमें परिवर्तन क्या क्या मिलते हैं, ये देखना है, क्रॉस द टेक्स्ट देखना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वैसे भी परिस्थिति ऐसी है कि मूल ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता रखने वाले वैद्य भी बहुत कम है। जो वैद्य है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। लेकिन जो वैद्य है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनमें से भी काफी कम लोग ऐसे हैं जो मूल ग्रंथों को पढ़ पाते हैं। समझना एक अलग बात है। और
संधि विग्रह, समास विग्रह, अन्वय, टीका की सहायता, इन सब की क्षमता रखने वाले कितने वैद्य होंगे? वो शायद इस बात को समझ पाएंगे कि ये अशुद्ध है। जैसे अभी है पित्त, श्लेष्म पित्तरुत, ये हो नहीं सकता, तो दाह पित्तकृत ये पाठ अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से यादव जी तिकम जी ने भी परिवर्तन किया होगा, मालूम नहीं। ये गलत ही दिख रहा है, तो इसलिए इस प्रकार के कितने वैद्य है? ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। अब अभी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है। तो इनकी फोटोकॉपी बनाना, ये ढूंढ पाना, कंपेयर करने के लिए भी कंप्यूटर प्रोग्राम काम कर सकता है। सिलेबल टू सिलेबल वो चेक करता है। वैसे इंडेक्सिंग जब करते हैं तो सिलेबल टू सिलेबल कंपेयर होता है। और इसीलिए इंडेक्सिंग हो सकता है। तो ये थोड़ा आसान है। अभी इस प्रकार से हम कंप्यूटर में डालेंगे तो समान कितने हैं, विषम कितने हैं, वगैरह वगैरह पता पता चलेगी इस प्रकार से। और फिर मूल पाठ क्या हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं। और आज उपलब्ध पाठ और मूल पाठ, इसमें अंतर है, कहीं भी वो मिलजुल नहीं रहा, तो बड़ी समस्या इस प्रकार की है। दुर्दैव से क्रिटिकल एडिशन ये किसी को मालूम ही नहीं है। मुझे भी सिर्फ ये पता था कि संशोधित होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से टेक्स्ट को देखना है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखना है इस प्रकार। और हम देवनागरी की बात कर रहे हैं। अगर स्क्रिप्ट अलग है तो एक अलग बात इस प्रकार की हो जाती है। सहस्त्र योग अच्छा उदाहरण। सहस्त्र योग की जो संस्कृत प्रत उपलब्ध है उसमें काफी गलतियां हैं। वो वैसे छोटा टेक्स्ट है और उसको आसानी से सुधर सकते हैं। लेकिन केरल वैद्य जो है वो उसको देखते ही नहीं, वो तो मलयालम वाले देखते हैं। तो किसी इस प्रकार के वैद्य के सहायता से मलयालम में कौन सा प्लाट प्रचलन में है, ये देखना, और उसके मुताबिक संस्कृत में जो अशुद्धियां हो गई है उसको दुरुस्त करना, ये बेहतर ऑप्शन है। तो इस प्रकार से अशुद्ध टेक्स्ट को दुरुस्त करना, शुद्ध करना, ये एक अहम भूमिका रहेगी। अहम कार्य रहेगा। और लोग संस्कृति पढ़ते नहीं है तो ये कहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ी समस्या अभी इस प्रकार की है। तो बाद में मैंने सोचा कि ये बहुत सारा काम करके थोड़ा ही हाथ में लगेगा, इसमें कुछ ज्यादा हाथ में लगने की उम्मीद नहीं है। तो विचार मैंने टाल दिया। और वैसे एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसको टीम वर्क चाहिए। हस्तलिखित कोणी लिहिले आहे याचा उल्लेख त्याचा हस्तलिखितावर असतो का? नहीं होता है। ग्रंथकर्ता खुद भी नहीं लिखता तो कॉपी करने वाले कहाँ लिखेंगे? हमारे यहाँ अपनी जो कि कृति है उसका महत्व है। किसने कृति की है उसका महत्व है नहीं बिल्कुल। इन ग्रंथकारों ने तो ये लिखा है कि अग्निवेश कुरुते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मूल ग्रंथकर्ता यहाँ पे अग्निवेश है इस प्रकार से, और चरक का प्रति संस्करण है। दृढ़ बल संपूरित इस प्रकार का है। इन सभी संहिताओं के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। उसका नाम क्या है, उसका काल कौन सा है, उसके पहले कौन से ग्रंथ थे जिनके आधार पर ये ग्रंथ लिखा गया है, उसकी विशेषता क्या है।
इन सभी के बारे में हम सब अनजान हैं। भांडारकर का कैटलॉगस कैटलोरिज्म इस प्रकार का एक कैटलॉग है। कैटलॉग का कैटलॉग इस प्रकार का, ऐसा उसको कहते हैं। तो कैटलॉग का कैटलॉग भी बड़ा है, किताब है वो एक। और उसमें वन लाइन कैटलॉग, मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट का वन लाइन कैटलॉग है इन कैटलॉगस कैटलोगरम में। और मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट का जो कैटलॉग है उसमें केवल नाम क्या है उसका, अगर नाम लिखा है तो, और अगर किस काल में हुआ है उसके बारे में कुछ पता है तो ये सिंगल लाइन में लिखा है बस, बाकी उसके बारे में कुछ भी नहीं है। हमें खुद जाकर हर मैन्युस्क्रिप्ट को देखना है, उसके ऊपर काम करना है कि ये कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट है, क्या है, वगैरह वगैरह। माधव चिकित्सितम करके मैन्युस्क्रिप्ट है, माधव निदान हम सभी को मालूम है, लेकिन माधव चिकित्सितम ये भी मैन्युस्क्रिप्ट है, ये मैं मालूम नहीं था। श्रीरंग गलगली का एमडीसी का थीसिस उसके ऊपर है। का ये इसका अभ्यास, माधव चिकित्सितम का अभ्यास। वैसे यशस्वी जोशी का बावर्स मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर है। संस्कृत संहिता सिद्धांत में जो एमडी कर रहे हैं उन सभी के लिए इस प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट्स का अध्ययन करना जो प्रकाशित नहीं है, एक अहम भूमिका इस प्रकार की रहेगी। फिर शायद उसमें अगर गलतियां हैं, उसमें अगर साधर्म्य स्थल है तो उसके बारे में बताना, उसके काल के बारे में सोचने की कोशिश करना, उसके कर्ता के बारे में सोचने की कोशिश करना, जानकारी हासिल करने की कोशिश करना, ये बड़े काम है। लेकिन जो ग्रंथ उपलब्ध है वो भी अगर हम नहीं पढ़ रहे तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन जाकर देखेगा? काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। तो इसलिए कम से कम ये मैन्युस्क्रिप्ट रिजर्वेशन ये तो अभी हो रहा है, आगे कोई ना कोई इसके ऊपर काम करे इसके हिसाब से। एंड नन स्पीक्स अबाउट भेल संहिता आल्सो, या जो उपलब्ध है वो भी किस तरीके की है ये भी मालूम नहीं, उसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये भी मालूम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके बारे में काफी काम होना जरूरी है। और लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है और उसके बारे में कुछ करना है इस प्रकार के। तो मैं मानता हूँ कि ये महत्वपूर्ण काम है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण त्रिस्कंध कोश प्रातिपदिक कोश है, ये सीधे डायरेक्ट में यूज में आएंगे। ये गुत्थियां कुछ सामने दिखेंगी इस प्रकार से। भांडारकर संस्था सर्व हस्तलिखित पीडीएफ मध्ये फॉर्म मध्ये उपलब्ध करून देणार असे आहे, असे मागे वाचले होते, ते उपलब्ध झाले का नहीं मालूम मुझे। वहां भी बहुत राजकारण है। भांडारकर विरुद्ध। वैसे पुणे में 3 दिग्गज संस्थाएं हैं, DOR है, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक है, डेक्कन कॉलेज एक है, और भारत इतिहास संशोधन मंडल, ये 3 है। आनंदाश्रम करके भी एक अच्छी संस्था है। इन सभी जगह पे काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स। और तो कौन जाके देखेगा ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को? सिर्फ पता है कि हाँ बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, और अभी फोटोकॉपी वगैरह सब निकाल रहे हैं, इस प्रकार से प्रिजर्वेशन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट से इस प्रकार से। और फोटोकॉपी होने पे आसान हो जाता है, आसानी से उसकी कॉपी बन जाती है। और जो चाहते हैं उनको अभी फोटोकॉपी देते हैं, मूल मैन्युस्क्रिप्ट दिखाते ही नहीं है, इस प्रकार। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनिट है अलग, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी इस प्रकार का। और वो यही काम कर रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट जितने भी है उन सभी की फोटोकॉपी बनाना, और अगर चाहिए किसी को तो उपलब्ध कराना इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये कार्य महत्वपूर्ण है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन इसका महत्व समझने वाले इतने कम है कि वो आकर आगे जाकर क्या करेंगे इस प्रकार से।
और इसका सीधा उपयोग नहीं है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो जहां तक हो सके हमें मूल ग्रंथों से जो भी मिल रहा है उसके बारे में पहले प्रयास करने हैं। उसमें अगर अशुद्धियां प्राप्त हो रही है तो वैसे उसके बारे में कैसे करेंगे ये सोचना है। अभी अष्टांग हृदय की जो प्रत है वो कुंटे द्वारा मोरेश्वर कुंटे, अन्ना मोरेश्वर कुंटे, इस प्रकार से संशोधित प्रत है। ये तो महाराष्ट्र के है। इसके बारे में ज्यादा काम साउथ में होना चाहिए। मालूम नहीं मुझे अभी कि साउथ में अष्टांग हृदय के संशोधित प्रत के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। और कुंटे की जो हस्तलिखित है या उनकी जो टेक्स्ट है, उससे मिलने जुलने वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स केरल में या साउथ में मिलते हैं या नहीं। मैंने एक अजीब देखा था जर्मनी में। शायद मुझे अभी याद पक्का पक्का नाम याद नहीं है, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी होगी शायद। अष्टांग संग्रह का ये पदकोश मुझे मिला रोमन लिपि में। तो पदकोश का मतलब होता है कि एक शब्द एक पद कहाँ कहाँ पे संहिता में आया है ये ढूंढना, उसके आगे कुछ नहीं है उसका महत्व। लेकिन ये शब्द इस संहिता में इतनी बार आया है, यहाँ यहाँ पे आया है, ये प्राप्त होता है। अब ये कंप्यूटर के जरिए आसान है। हम्म, वैसा फायदा नहीं होता। अगर हम शब्दों के रिलेशनशिप को ढूंढना चाहते हैं तो एक अलग महत्व होता है इसका। मैंने एक बात बताई थी, सुदाम दंडवते करके डोंबिवली में वैद्य थे। उन्होंने इस प्रकार के आयुर्वेद के ग्रंथों के इस प्रकार के कोश बनाने की कोशिश की थी, पदकोश करने की कोशिश की। और खड़ी वाले वैद्य ने मुझे कहा तुम यह क्या कर रहे हो, त्रिस्कंद कोश का कार्य ये तो हुआ है। पहले ही हुआ है तो क्या। भारत कला भवन में अब भी कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां है जिन पर कार्य नहीं हुआ है, परंतु आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने कार्य किया था। ये भी बात है, आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने काफी काम इसके बारे में किया है। संभवतः जो वैद्य प्रैक्टिस में नहीं गए, संस्कृत अच्छा था और लगाव था, तो उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं। वैसे यादव जी त्रिकम जी आचार्य की डेथ 32वें वर्ष में ही हुई, तो उसके पहले उन्होंने ये कार्य किया। तो ये भी काफी अलग इस प्रकार का मुद्दा है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया शायद। इतनी सारे हस्तलिखित हमारे देश में मौजूद है विभिन्न विभिन्न स्थलों पर। कश्मीर में भी काफी बड़ा अच्छा संचय है हस्तलिखितों का। जब मैं हम कश्मीर गए थे तब वो बंद था म्यूजियम। और इसलिए मैं देख नहीं पाया। हाँ, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में ये जो मैंने वर्ल्ड इंडेक्स देखा, पदकोश इस प्रकार का। और जब ये दंडवत से मुझे पता चला कि वो पदकोश निर्माण कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप मैन्युअली मत करिए, ये मैन्युअली करने लायक कार्य ही नहीं है, ये कंप्यूटर पे ही करना है। तो बड़े गुस्सा हो गए। और मुझे क्या बोले कि आप मेरे काम का महत्व समझते नहीं है, इसलिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं समझता हूँ आप इसका महत्व। लेकिन अभी कंप्यूटर इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो आप ये मैन्युअली मत करो इस प्रकार। तो उनको विश्वास नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो मैं शारंग्र संहिता शुरू करने वाला हूँ।
पहिला येते हैं। ठीक है, मैं आप करो मैं भी करता हूँ, और आपको कितने दिन लगेंगे? तो बोले 1 महीना लगेगा। मैंने ठीक है, महीने के बाद हम मिलते हैं फिर से। मेरे 2 दिन में प्रोग्राम बना के शब्दों को अलग कर दिया, उसका संदर्भ लिख दिया वगैरह वगैरह। मेरा ये काम 2 दिन में ही संपन्न हो गया। जब उनके यहाँ गया तो उन्होंने हाथ से लिखकर ये यही काम किया था। तो मैंने अपना काम दिखाया। तो बड़े आश्चर्यचकित रहे। तो उस समय कंप्यूटर काफी महंगा था। तो बहुत ही प्राइमरी वर्जन इस प्रकार की थी, 286 ये वर्जन चल रही थी उस समय। और वो भी 52,000 रुपये उसकी प्राइस थी उस समय में। मैं बात कर रहा हूँ करीबन 30 बरस पूर्व की। या 25 बरस, कम से कम 25 बरस पूर्व की। तो बोले कि ये बहुत महंगा है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपने जो काम किया है उसकी कीमत तो इसके कई गुना ज्यादा इस प्रकार की है। फिर उन्होंने मान लिया। कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर पे काम करना आरंभ किया। लेकिन वो सीसीआरएस के दरवाजे टटोलते रहे कि यह बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, आप इसको पब्लिश करो वगैरह वगैरह। सीसीआरएस ने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। उनकी डेथ हो गई और ये काम उनके पास ही रह गया, आगे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता, तब तक इस काम का कोई मूल्य नहीं है। कोलटकर सर की बुद्धि की एक खासियत रही कि उन्होंने त्रिस्कंद कोश कार्य को जो आरंभ किया, उसमें प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनता है, सर्च कर सकते हैं हम विशिष्ट दृष्टि से इस प्रकार से। प्रातिपदिक कोश उससे भी बढ़कर है। तो जब तक हम किसी विशिष्ट उद्दिष्ट से काम नहीं करते, तब तक इसका कोई फल नहीं है, कोई फायदा नहीं। अब बात यह रही कि अगर इस प्रकार के रिसर्च कार्य करने हैं तो बहुत ही सोच समझकर कार्य होना चाहिए। शुरू में ज्यादा दिन ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार कार्य शुरू होने पर निश्चित रूप से, निश्चित तरीके से वो पूरा होना चाहिए और उसके जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने चाहिए, नहीं तो ये सब व्यर्थ हो जाता। मैंने एक उदाहरण बताया था। भारती कॉलेज में कोई अध्यापक है, कोविड-19 के पैंडेमिक में उसने वाग्भट के कल्पों का संचय किया इस प्रकार से। और एक रोग में आए हुए फलश्रुति के अनुसार ज्वर अब चिकित्सा चल रही है तो उसमें ज्वर के योग आते हैं। लेकिन मान लिया कि काश चिकित्सा चल रही है, उसमें भी ज्वर को दुरुस्त करने वाले योग आए हैं, तो उसमें जो ज्वर में जोड़ देना वगैरह इस प्रकार से उसने कार्य किया 22 अध्यायों के लिए। काफी समय लगा। वो मुझे दिखाने के लिए आया। तो मैंने कहा ये व्यर्थ है, या त्रिस्कंद कोश में पहले ही हो चुका है ये काम। ये दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं थी इस प्रकार से। तुम अगर मुझे मुझे पहले मिल चुके होते कि ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, तो मैं कोई दूसरा काम तुम्हें सौंप देता। और क्या करने वाला है? तो बोला पब्लिश करूंगा। मैंने कहा पब्लिश करने से मतलब कौन खरीदेगा ये? किसको ये पड़ी है कि मुझे दूसरे स्थानों में आए हुए इस प्रकार के चिकित्सा के योग मालूम होने चाहिए? तो औषध कोश में है, सभी चीजें हैं इस प्रकार की। तो और उसमें केवल वाग्भट के नहीं है, चरक सुश्रुत के भी है। इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य करना ही है किसी को, तो सलाह ले ले शुरू में। इस प्रकार का कार्य पहले हुआ है, नहीं हुआ है, उससे अलगता है या नहीं है वगैरह वगैरह, ये सभी सोचे। हम्म? चला माहिती नहीं है तो उसको उसको तो मालूम था। लेकिन बाकी लोगों को अगर ये मालूम नहीं है तो ये बात हो सकती है। फिर भी जब हम रिसर्च करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि इसके बारे में कहाँ कुछ रिसर्च पहले हुआ है क्या, ये देखना।
ये सभी क्षेत्र में ये बहुत आवश्यक है। केमिस्ट्री के बारे में ये काफी अच्छा माहौल है इसका। 1935 से लेकर केमिस्ट्री के बारे में पोर्टल बनी है। जो भी संशोधन केमिस्ट्री में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो पूरे विश्व भर में, वो सभी आपको मिल जाता है। सर्च वर्ड होते हैं, उस सर्च वर्ड्स के आधार पर अगर हम ढूंढेंगे तो लिस्ट आ जाती है, यहाँ पे ये काम हुआ है, यहाँ पे ये काम हुआ है। फिर आप जाकर एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता चलता है कि क्या काम हुआ है इस प्रकार से। वैसे मिडलाइन वगैरह, ये जो मिडलाइन वगैरह जो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर है या पोर्टल इस प्रकार के है, पबमेड है। तो इसमें ये सभी बातें होती रहती है। अभी टेक्नोलॉजी के जरिए काफी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। इनफ्लिप नेट ये एक लाइब्रेरीज का नेटवर्किंग है। पूरे विश्व भर के लाइब्रेरीज का नेटवर्किंग है। तो आप कोई भी किताब उसमें डालोगे तो इसकी प्रतियां उपलब्ध है या नहीं है, कहाँ पे है, किस लाइब्रेरी में है, ये सभी बातें हमारे सामने आती। अर्थात इसके लिए लाइब्रेरियन को काफी काम करना पड़ता है। जो जो बिलीव होते हैं उनके लिए ये चुनौती का माहौल इस प्रकार का होता है कि ये जो टेक्स्ट उस लाइब्रेरी में है उसको उनके ढांचे में डालना है ताकि ये इनफ्लिप नेट का एक हिस्सा बने। लेकिन इसके जरिए पूरे विश्व भर में किसी भी भाषा में, किसी भी विषय में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध है तो जानकारी हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग बाकी क्षेत्र में हो रहा है, हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा। ये बड़ी दुख की बात इस प्रकार की। कोलटकर सर की विजन थी और उन्होंने त्रिस्कंध कोश का कार्य कंप्यूटर पे किया। ये अलौकिक दृष्टि इस प्रकार की थी कि कंप्यूटर बहुत ही नए थे और किसी को कुछ भी पता ही नहीं था। जब ये शुरू हुआ तो कंप्यूटर बिल्कुल नए थे। हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, ये 286 वाला जो कंप्यूटर रहता था उसमें एक फ्लॉपी ड्राइव रहता था, 20 MB का फ्लॉपी ड्राइव, और उसमें स्टोर किया जाता था। तो 20 MB ये अभी के हिसाब में कुछ भी नहीं है, दरिया में खसखस जैसा है। वो इतनी तेजी से स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ती गई। अब तो GB TB वगैरह इस प्रकार की बात की जाती है, MB का कहीं रहा ही नहीं इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी कार्य हुए हैं और इन सभी के बारे में हमारे छात्रों को पता होना, खास करके जो MD करने वाले छात्र हैं उनको तो पता होना जरूरी है। BMS वाले छात्रों के लिए होना नहीं होना अलग बात प्रकार की। लेकिन किसी भी विषय में आप MD कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए। एक्चुअली CCRS की एक पोर्टल बननी चाहिए। मैंने सोचा कि सुना है कि पोर्टल बनी है इस प्रकार से, और विषय चुनने से पहले उसमें कंपल्सरी होना, मैंडेटरी होना चाहिए कि पहले उसमें जो कि रिसर्च हुआ होगा वो उसको भर दिया जाए। फिर गाइड का और छात्र का कर्तव्य रहे कि ये सब देख के ये हमारा डुप्लीकेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, ये देख के फिर काम करना है। और फिर जब काम पूरा हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट और उसके कीवर्ड्स के साथ उसमें भर देना चाहिए उस पोर्टल में, ताकि आगे वाले जो व्यक्ति है वो भी करे। और शुरू में भी जब विषय सिलेक्ट हो जाता है तभी ये रख देना है कि ये काम इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, ताकि जब तक ये काम पूरा न हो तब तक लोगों को पता चले कि इस प्रकार का काम अभी चल रहा है। तो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए इस प्रकार। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है कि कोई किसी को आयुर्वेद में ही दिलचस्पी नहीं है, ये बात तो छोड़ो, ग्रंथ और मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह से बात तो छोड़ो। हमें आयुर्वेद ही नहीं करना है तो क्या हम इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। अभी मैं ई बुक की बात कर रहा हूँ।
और सीसीआरएस को में प्रस्ताव है कि ई बुक निकालो। मैंने अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी से बात की है इसके बारे में कि ई बुक अगर आयुर्वेदिक ग्रंथों की बनती है, एनसाइक्लोपीडिक ई बुक इस प्रकार से, तो छात्रों का बड़ा फायदा इस प्रकार का होगा। तो इसके बारे में सोच ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में सजग हो जाए, वैद्य सजग हो जाए, कहाँ पे क्या उपलब्ध है ये देखने की कोशिश इस प्रकार से करें। संयोग से मैं तंजावुर में गया था, उस समय वो लाइब्रेरी बंद थी, उसी दिन उसका अ, अ, विश्राम था। और इसलिए तंजावर के लाइब्रेरी में सरस्वती महल करके लाइब्रेरी है तंजावर में, तमिलनाडु में। उसमें भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है। हमें पता ही नहीं है कहाँ पे क्या है उपलब्ध है इस प्रकार से। लेकिन जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, चाहे पर्यटन के लिए जाए, तो ये देखने की भी कोशिश करें कि वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स की लाइब्रेरीज कुछ है क्या इस प्रकार से, कौन सी है क्या है, देखने की कोशिश करें। और न जाने किसको कहाँ पे फायदा होगा इस प्रकार से। तो कम से कम हमें इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और खास करके राजस्थान में इसके बारे में सजगता होनी चाहिए कि राजस्थान में काफी मैन्युस्क्रिप्ट है। करीम पृथ्वीनाथ का कहने का मतलब था कि राजे राजवाड़े जो थे, उन्होंने ये अच्छे होते हैं करके संकलन करके रख दिया है, अब तो वो तो चले गए। लेकिन आगे आगे वाली पीढ़ी को सिर्फ उतना मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देना नहीं है किसी को इस प्रकार, फोटो कॉपी भी नहीं देनी है। तो ये बड़ा अजीब माहौल है, खुद का कुछ प्रयोग नहीं कर पाते। समझ भी नहीं पाते, और दूसरों को शेयर करने में भी हिचकिचाते हैं, नहीं देना है इस प्रकार। तो ये भी अजीब माहौल इस प्रकार का है। तो मुझे लगता है जो अभी आसानी से उपलब्ध है उनके बारे में तो कार्य आरंभ करे। ये भांडारकर इंस्टीट्यूट, डेक्कन कॉलेज, ये मराठी ग्रंथ संग्रहालय वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो है, नगर में भी अच्छा है इस प्रकार का मैन्युस्क्रिप्ट्स का, तो इनको तो आरंभ करे। फिर जो दे नहीं नहीं रहे हैं वगैरह वगैरह के बारे में सोचे। और उसमें जो उचितांश है, जो अभी के स्थिति में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उनका महत्व है, उनको पब्लिश करने की कोशिश करें। आयुर्वेद में सीखने के लायक कुछ है ही नहीं, ऐसे लोगों की मान्यता है। समझ। एक एमबीबीएस छात्र जितनी पढ़ाई करता है, उससे 1% भी आयुर्वेद का छात्र पढ़ाई नहीं करता। 12वीं तक सब समकक्ष होते हैं, 12वीं तक तो पढ़ाई चलती रहेगी। एक बार बीएमएस में आ गया तो बस मौज मजा करनी है, केवल अब एग्जाम देनी है, परीक्षा पास होनी है और डिग्री पानी है, बस बाकी और कुछ करना ही नहीं। बड़ा अजीब माहौल है। क्योंकि ना कि इस प्रकार के अध्यापक है जो समझाते हैं कि आयुर्वेद सीखने लायक बहुत कुछ है, और एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है सब। तो केवल एग्जाम पास होंगे तो बस बाकी और कुछ करना ही नहीं है इस प्रकार से। ये माहौल कब बदलेगा, और आयुर्वेद में सीखने लायक भी बहुत चीजें हैं, ये कब लोग समझेंगे। प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाले बहुत सारे हैं, ये कब समझेंगे मालूम नहीं इस प्रकार से। और ये तो उसके काफी आगे है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में सोचना, मूल ग्रंथों के बारे में सोचना, मैन्युस्क्रिप्ट की बात छोड़ो, मूल ग्रंथों के बारे में सोचना, मूल ग्रंथ पढ़ पाना, टीकाएं पढ़ पाना, उसका अर्थ समझ लेना, ये भी बात नहीं होती है। तो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कौन देखेगा। तो कम से कम इसके बारे में जानकारी हो कि ऐसी ऐसी भी चीज होती है। और ये एक अध्ययन के लिए बड़ा क्षेत्र है, अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें काफी अध्ययन कर सकते हैं। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। चित्रकः पित्तम वर्धयित्वा रक्तम वर्धयति। तो ये पित्त वर्धक है, और इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। पित्त श्लेष्म पित्त रुत, ये पाठ गलत होना चाहिए।
तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वाच्च रक्तगतं पित्तम प्रकोपे। और तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण रक्त में जो पित्त है उसको बढ़ा देता है। रक्तगत पित्त से प्रकोपात रक्त पित्तंच उत्पादन, तो ये रक्त पित्त को निर्माण करता है। तो खास करके गर्भिणी अवस्था में चित्रक का अगर प्रयोग करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। जिन औषधियों में चित्रक है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अर्थात बाकी द्रव्य अगर इस प्रकार से अनुकूल है तो एक बात अलग इस प्रकार की होती है। चित्रका दीपना पाचना तृप्तिघ्ना लेखना कृविघ्ना भेदनीय अशोभश्च चित्रकतः आमाशय गतं कफम म्हणते रक्तम पित्तम च प्रकोपे। तो कफ का नाश करता है, आमाशय गत और पित्त और रक्त का प्रकोप करता है। तेन पाचक पित्त से उदीर्णम आधिक्येन भवति। आमाशय गतं कथम कफम हत्वा आलस्यम सैमित्यं गौरवं च चित्रका हन्ति। तो आलस्य गौरव सैमित्य ये जो है ये कफ के कारण होते हैं। तो कफ का नाश होने से इनका शमन इस प्रकार का हो जाता है। अग्निदीप्त्या अन्नस्य पचनम रसशोषणम रक्त विक्षेपणम च संदिग्धो। और अग्नि परिचित होने के कारण अन्न का पचन, रस शोषण और रस विक्षेपण ये अच्छे तरीके से होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पाचन और दीपन, चित्रक दोनों प्रकार के कार्य करने वाला है। चित्रो दीपन पाचना इस प्रकार का बताया जाता है। तो पाचन कार्य की आवश्यकता कब होती है, दीपन कार्य की आवश्यकता कब होती है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनरली जब अमावस्था होती है या सामदोष इस प्रकार के होते हैं, खास करके कफदोष साम इस प्रकार का अगर है तो उसमें सबसे पहला अच्छा पाचन लंघन ही है। आहारम पचति शी दोहान दोषान आहार वर्जित पचति। कि अगर आहार मिलता है तो अग्नि पहले आहार का पचन करता है। आहार वर्जित सन, अगर आहार नहीं मिलता है तो दोषों का पचन करता है। उसमें भी साम दोष का पहले पचन करता है और फिर निराम दोष करता है। तो पहला जो है वो पाचन की अवस्था है और इसमें केवल लंघन भी पाचन कर सकता है, चित्रक जैसे द्रव्य भी पाचन कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब समझो कि हमें बुखार आ गया, लंघन पे हमने शुरू के लंघन शुरू किया, बुखार उतर गया, आम का पचन हो गया, फिर भी अग्नि मंद है और इसलिए पेया विलेपी वगैरह जो क्रम है उस क्रम से आहार लेकर अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाना, ये दीपन कार्य। तो पेयाम विलेपी में कृतं कृतं च योषम रसं त्रीन उभयं तथैकं क्रमेण सेवेत नरोन्न कालान प्रधान मध्या वर शुद्धि शुद्धि है, वास्तव में पंचकर्म में आया। लेकिन इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो दीपन की आवश्यकता बाद में होती है, पहले पाचन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर तो यही होता है। फिर भी एक बात हो सकती है कि दीपन करके पाचन करना, ये भी बात हो सकती है। लेकिन ये रेयरली प्रयोग में लाई जाती है। बहुत अग्नि बहुत ही मंद इस प्रकार का है तो घृत मंदाग्नि दीपन इस प्रकार का बताएगा, अच्छा बताया गया है। तो बिल्कुल अल्प मात्रा में उस घी को पचाने वाला अग्नि तो होना चाहिए। मंद है फिर भी उतना अग्नि तो होना चाहिए। और फिर इससे इस स्नेह से जो अग्नि बढ़ जाता है, नालम स्नेह समित क्षमाय अन्नम सुगुरवती। स्नेह से जो अग्नि उद्दीपित हुआ है तो उत्तम गुरु अन्न भी उसको परास्त नहीं कर सकता। तो ये दीपन की एक अलग अवस्था है, उसमें अगर चित्रक सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं तो दोनों तरीके से कार्य हो सकते हैं, पाचन भी होता है, दीपन भी होता है, अग्नि बढ़ जाता है और फिर सुगुरु इस प्रकार का भी अन्न पचाने में वो समर्थ होगा। तो हमने त्रिस्कंद कोश में, मैंने बीच में एक बार यहाँ पे त्रिस्कंद कोश का ऐलान किया था, बताया था, उसमें से सूत्र लेके पाचन और दीपन को लेकर केवल कौन से रेफरेंसेस पाचन और दीपन के लिए औषध कोश में है। और फिर
उनका उस अधिकार में किस प्रकार से कार्य होता है, ये बहुत अहम मुद्दा है। वैसे ग्रहणी चिकित्सा में चरकाचार्य ने काफी सूत्र इसके लिए दिए हैं। अति स्नेहात्तु मंदेग्न, अतिरोक्षात्तु मंदेग्न, उदावर्तात्तु मंदेग्न वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें की गई है। तो उन सभी बातों को हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे अग्निमूलम बलम पुंसाम, अग्नि ही प्रमुख है। शांतेग्नो म्रियते युक्ते चिरंजीवत्यनामया। तो इस बहस को कल आगे बढ़ेंगे। अग्नि पाचन दीपन की कंसेप्ट और अग्नि को किस प्रकार से अच्छे रखना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आज यहीं पर आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। चित्रकादिवटी में चित्रक के अलावा और भी द्रव्य है, लेकिन ये चित्रकादिवटी वास्तव में ज्यादा प्रचलन में आनी चाहिए, अभी इतना नहीं है प्रचलन। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्याने व्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।